हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे। तो चलिए अब वक्त है थोड़ा अपने आप को टेस्ट करने का कि आप लोग किस तरीके से, आप लोग का प्रिपरेशन कैसा हो रहा है और अभी तक आप लोग में कितना पावर है, कितना मार्क्स अचीवमेंट कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो होगा आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस यानी कि पिछले ईयर 2022 का जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे और आप भी सॉल्व कीजिएगा और आप सभी चेक कीजिएगा कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, जिस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है और गेस भी हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप कितना सही कर पा रहे हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पिछले साल का तो इस साल रिपीटेड भी कर सकता है, 70 या 80% चांस रहता है पिछले का क्वेश्चन अगले साल रिपीट करने का। तो अभी जो होगा ना, साथ में आप पेन या एक कॉपी लेके बैठिए और इसका जो पीडीएफ होगा वो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहाँ टेलीग्राम से इसका पीडीएफ भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या, अभी आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। साथ में जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला होगा वो सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं और अपना पेन और कलम लेके आप सभी रेडी हो जाइए। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। अभी जो होगा मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी जान रहे कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो मेरा अभी इकोनॉमिक्स होगा सभी को मालूम है, आप सब्जेक्ट कोड मिला सकते हैं, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। और यहाँ कुछ कुछ पॉइंट है जो आप सभी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा और आप सभी को यहाँ जानना और यहाँ इसके बारे में फोकस होना कर लेना जरूरी। देखिए इस सब अगर पहले से प्रिपरेशन रहेगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम सेविंग होगा। देखिए, परीक्षार्थी उम्र पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। ये जो कह रहा है ना कि जो आपके पास उम्र सीट आएगा उस पर इसका 10 नंबर का क्वेश्चन, इसका 10 नंबर होगा। जैसा कि आपको यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। आपको इसको कहाँ भरना है? तो आपको इसको ओएमआर सीट में एक जगह रहेगा साइड से, वहाँ आपको ये भरना पड़ेगा। क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर करके रहेगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। पहला समझिए। उसका सेकंड है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। आगे से बात है, आपको एकदम बुक के अकॉर्डिंग कॉपी आंसर नहीं करना है, आप अपने शब्दों में मिला जुला के भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अपने ही शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ठीक है। दाहिने ओर मतलब कि आपके जो राइट साइड होगा ना, उस राइट साइड में आपका क्या क्वेश्चन का जो नंबरिंग होगा वो लिखा रहेगा कि क्वेश्चन जो है वो कितना नंबर का है, ठीक है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वाकई में सही बात है, आपको 15 मिनट भी कम पड़ेगा, इसलिए इस सब को पहले से जान लीजिए और इस सब को देखने का आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस सब को देखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल ही मत कीजिएगा। तो ये सब रहेगा 15 मिनट। वाकई में 15 मिनट आपको पहले क्वेश्चन मिल जाएगा और फिर उस 15 मिनट के बाद आपको कॉपी मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, यह प्रश्न पुस्तिका को 2 खंडों में, यानी कि जो आपको क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट ए में रहेगा एमसीक्यू एंड पार्ट बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और बाकी तो आप ये सभी जानते ही है कि 50 का आंसर करना है। और ये मत कीजिएगा कि 50 की वजह 60 का आंसर मत कर दीजिएगा। 60 का आंसर कर दीजिएगा तो आपका जो काउंटिंग होगा ना वो सिर्फ 50 तक का ही काउंटिंग होगा, ठीक है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। वाकई में सही है, किसी प्रकार का स्मार्ट वॉच या गैजेट या ब्लूटूथ ले जाने की गलती बिल्कुल ही मत कीजिएगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, देखिए जैसे कि आपको पहले बताए थे ना, 2 पार्ट में रहेगा, खंड ए, खंड अ, सेक्शन ए। क्या है इसमें? एमसीक्यू है। पहले एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, बस एमसीक्यू में बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट करके बता सकते हैं आप जल्दी से क्या होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। ये जो पूछ रहा है ना कि इसमें क्या है जिसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बता दो। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका आप कमेंट करके बताओ। वैसे हम बता देते तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। अब मांग की कीमत है, इसकी लोच से क्या अभिप्राय है? कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। वाकई बात सही है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में भी परिवर्तन होगा। इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, मांग की लोच की माप निम्नलिखित में किस विधि से की जाती है? तो कुल व्यय विधि, प्रतिशत अनुपातिक विधि या बिंदु विधि या इनमें से सभी। तो 3 का जो आंसर होगा ना, डी इज द राइट आंसर। इनमें से सभी विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। उत्पादन फलन को व्यक्त करते हैं। उत्पादन फलन जो है ना उसको हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, क्यू एक्स इक्वल टू एफ इंटू ए बी सी डी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो उत्पत्ति का जो साधन है बाबू क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर। तो सी जो है, सी इसका राइट आंसर होगा। मुद्रा जो है ना, मनी, ये उत्पत्ति का साधन नहीं है। भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, सभी होगा, बट
मुद्रा मनी नहीं होगा, ठीक है। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? साधनों की सीमितता, साधनों का अभाव, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बहुत ईजी है, सिंपली आप बता सकते हैं क्या होगा, ए बी दोनों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है वो किससे संबंधित है? अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अति दीर्घकाल से। तो इसका सी इज द राइट आंसर, ना कि डी, ना कि ए। क्या होगा इसका आंसर? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम बाबू आर्थिक लागत होता है, ठीक है। इसको आर्थिक लागत बोलिए व अवसर लागत बोलिए, दोनों का अर्थ मतलब एक ही है, ठीक है। देखिए, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित तो कौन से साधन होते थे? स्थिर साधन होते थे, या परिवर्तनशील साधन होते थे, या क्या होते थे, या इनमें से कोई नहीं होते थे? तो बाबू कोई ना कोई तो साधन होगा, ये तो जरूरी कोई ना कोई साधन होना ही। बताओ क्या होगा? दोनों साधन होगा, स्थिर साधन भी होगा और परिवर्तनशील साधन भी होगा। चलिए, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है? स्थिर रहता है, घटता है, घटता बढ़ता रहता है, या फिर क्या होते रहता है? तो इसका जो होगा ना बाबू, बी इज द राइट आंसर, बढ़ता है, ठीक है ना। अब चलिए, गुणांक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? ऋण सीमांत की आवश्यकताओं में परिवर्तन, साख राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्रवाई, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाबू ये जो टिक किया हुआ है ना, 100% राइट टिक है, तो इनमें से सभी होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? अब ये पूछ रहा है एक्सपेंस जो है ये पुल के निर्माण में होता है, तो पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो पूंजीगत व्यय होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। चलिए, 13 में मेरा कि बजट प्राप्ति के संगठन निम्नलिखित में कौन सा है? राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी आंसर बाबू होगा बोथ होगा, ए एंड बी दोनों होगा, ठीक है। ऐसे वे जो सरकार की किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते वो कहलाते हैं। तो इसका 14 का राइट आंसर होना चाहिए बाबू, ए ही होगा, राजस्व व्यय होगा, 100% इज द राइट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? तो ब्याज का पूंजीगत व्यय है, ब्याज का भुगतान, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पूंजीगत व्यय है, यही बाबू, यही राइट आंसर होगा आपका, यही होगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज राइट आंसर, ठीक है। आयकर का लाभ प्राप्त होता है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का। अगर हम टैक्स देते हैं ना बाबू, सपोज ये पेन है, ठीक है ना, पेन पे हमको टैक्स देना है, तो मान लो कि इसमें 10% टैक्स दिए तो 5% कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा, 5% केंद्र सरकार लेगा, ठीक है। चलो, 16 आयकर हो गया केंद्र सरकार द्वारा। अब है स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन दोष है? राष्ट्रीय हितों की अवहेलना, पूंजी सीमित प्रवाह, सी विनिमय दरों में उच्चावन, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बता दो कमेंट करके। तो अब इसका राइट आंसर बता देता हूँ, क्या होगा? डी, इनमें से सभी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम कि वेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में क्या था? आगे बात, वेटन के समय, वुड्स प्रणाली के समय स्थिर विनिमय दर था ना, अलग अलग था, सही ना बाबू? बताओ, जब अंग्रेज गुलाम था देश का तो क्या कंडीशन था? भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मध्य सम्मिलित होती है? तो कौन सी मध्य? दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य, पूंजीगत, तो इनमें से सभी। 19 का आंसर डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो, 20 है कि चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मध्य है? चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मध्य है बताओ तो? पर्यटकों का खर्च, दृश्यों का मध्य, दृश्य का निर्यात, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर बाबू इनमें से सभी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ ऐसा सा क्वेश्चन आ जाता है, किस बाजार में फर्म का मांग पूर्ण लोचदार होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण लोचदार होता है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरा 22 है, एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं? किसे दर्शाते हैं? उत्पादन का, या वितरण प्रणाली, या बाजार प्रवृत्ति का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाबू इसका भी आपको आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा ना बाबू, इसका हो जाएगा आपको बाजार प्रवृत्ति का, बाजार नेचर का दर्शाता है, ठीक है बाबू। समझ गए। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 22 है कि बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है उसको क्या कहते हैं? एकाधिकार, या मोनोपोली?
तो इसका आंसर बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है, विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है क्या, केवल एकाधिकार प्रतियोगिता में, केवल अल्पाधिकार या केवल प्रतियोगिता दोनों में या एकाधिकार में। तो इसका बाबू राइट आंसर आपको होना चाहिए सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, समरूप उत्पाद विशेषता है। समरूप उत्पाद विशेषता है वो क्या होगा इसका आंसर, समरूप उत्पाद केवल पूर्ण प्रतियोगिता, केवल पूर्ण रोजगार या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका राइट आंसर आपको होना चाहिए, राइट आंसर होगा केवल पूर्ण प्रतियोगिता। किसका होगा, केवल ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा, एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा को दिया, किसने दिया, तो चैम्बरलिन ने दिया। कौन दिया बाबू, चैम्बरलिन दिया, ठीक है। और यहाँ अति अल्पकाल में पूर्ति होता है, तो अति अल्पकाल में जो पूर्ति होगा पूर्ण बेलोचदार या पूर्ण में या पूर्णतः लोचदार या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका जो राइट आंसर होगा ना बाबू पूर्णतः बेलोचदार में, ठीक है। क्वेश्चन 28 है मेरा, बाजार मूल्य संबंधित होता है। बाजार मूल्य किससे संबंधित होता है, सामान्य मूल्य से, अस्थायी मूल्य से या इनमें से कोई नहीं। तो बाजार मूल्य जो संबंधित होता है ना बाबू अति अल्पकालीन मूल्य से, ठीक है ना। एक फर्म का मांग वर्क पूर्ण लोचदार होता है। किस कंडीशन में एक फर्म का मांग पूर्ण लोचदार होगा, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो होगा वो पूर्ण लोचदार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 मेरा, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किसका सामना करना पड़ता है। तो ये जो देख रहे हैं ना बाबू इसका आंसर सभी होगा, सभी चीज़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ है, ठीक है ना। तो इसका सी इज़ द राइट आंसर होगा AD = ES, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा सत्य है, तो निम्न में से ये जो पूछ रहा है ना बाबू इसका कौन सा सत्य सीक्वेंस है, तो ये टिक आउट है ना, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कीन्स के बचत निवेश दृष्टिकोण से आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित बिंदु पर होगा, कब होगा, तो इसका भी आंसर I = S होगा, ठीक है। चलिए कीन्स रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है, प्रभावपूर्ण मांग पे या फिर पूर्ति पे, उत्पादन क्षमता पे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रभावपूर्ण मांग पे है, ठीक है ना। गुणांक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कीन्स विनियोग गुणक का मूल्य किस पर निर्भर करता है, आय स्तर पर, पूंजी की सीमांत उत्पादकता पे, सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति पे या विनियोग की मात्रा पे। तो अब इसका आंसर सी इज़ द राइट, सीमांत उपभोक्ता। कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से जाना जाता है, तो अपूर्ण रोजगार संतुलन में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, चलिए 50 तक देख लेते हैं। अस्थितिक अंतराल दशाओं में होती मांग में तेजी में वृद्धि होती है, पूर्ति तेजी से वृद्धि होती है, पूर्ति और मांग दोनों बराबर होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जो आंसर राइट होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन है, तो सार्वजनिक व्यय में कटौती करों में या D इज़ द राइट आंसर, ठीक है। न्यून मांग को ठीक करने में से कौन सा उपाय, तो ये दोनों उपाय आजमाए जाते हैं, ठीक है। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष बढ़ता नहीं बाबू, नकद कोष इसका 41 का क्या होगा, बढ़ता है कि घटता है बाबू, जब घटता है तब होगा, ठीक है ना। साख नीति का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित तो कौन सा, कीमत स्थिरता, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। भारत के 14 बड़े अनुसूचित भारतीय व्यवसायी बैंक का एकीकरण 1969 में हुआ था, ठीक है ना। किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है, वास्तविक अभिप्राय क्या होगा, B वास्तविक विनियोग से, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से आ गया। सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है, तो सामूहिक मांग का इनमें से सभी। निवेश के निर्धारक घटक कौन कौन से, तो निवेश के बाबू निर्धारक घटक जो है ना A B दोनों हैं, ठीक है ना। AR प्रदर्शित करता है, तो AR जो C इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए बाबू इस तरह की वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, आप यहाँ तक 50 तक देख लिए, आप देखिए कितना सही। और जल्दी से अपना टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करके देखिए। और साथ में इसका आंसर शीट है, लास्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, PDF अपलोड है, और इसका आंसर भी लास्ट में आपको सबसे लास्ट में जाकर यहाँ आंसर शीट है, यहाँ सबका आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए।